नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद रेग्मी आप सभी का स्मृत चिंतामणि की कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग राजाभिषेक प्रकरण का आज अध्ययन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। राजाभिषेकः शुभोत्तरायणे गुरुविंद शुक्रैरुदितैर्बलान्वितैः भौमार्कलग्नेश दशेश जन्मपैर्नो चैत्र रिक्तार निशा मरियमृचि। राजाभिषेकः अर्थात राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक जो होता है वह उत्तरायणे शुभः। उत्तरायण में शुभ होता है। उत्तरायण कब होता है? जब सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन इन राशियों में रहेंगे, तो उस समय में उत्तरायण माना जाता है। तो ऐसे उत्तरायण के समय में राजाभिषेक क्या होता है? शुभ होता है। और साथ में ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो कहा कि गुरु, इंदु अर्थात चंद्रमा, शुक्र, ये जो 3 ग्रह है, यह उदितैः कैसे हो? उदित हो। गुरु, शुक्र और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों के उदितैः उदित रहने की अवस्था में, और साथ में बलान्वितैः बल से भी अन्वित हो, अर्थात बल से भी युक्त हो। अब ग्रह बलवान कैसे हुआ? तो जब ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वराशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने नवमांश में, वर्गोत्तम में, शुभ ग्रहों के षड वर्ग में रहता है, तो वह ग्रह क्या माना जाता है? बलवान माना जाता है। तो गुरु, चंद्रमा और शुक्र की ऐसी ही अवस्था होनी चाहिए, और तीनों जो है वह उदित होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। उसके बाद बताया गया कि भौम अर्थात मंगल, अर्क सूर्य, लग्नेश, लग्नेश अर्थात जो 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 व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला है, उस व्यक्ति के जन्म लग्न का स्वामी, अथवा जिस समय में आप अभिषेक करने जा रहे हैं, उस अभिषेक लग्न का स्वामी। और साथ में दशेश, दशा का ईश अर्थात दशा का स्वामी, उस व्यक्ति की जो दशा चल रही होगी, उस दशा का जो भी स्वामी होगा वह ग्रह। और साथ में जन्मपः अर्थात जन्म का पति, अर्थात जन्म राशि का जो स्वामी होगा वह ग्रह। इतने ग्रह भी क्या होने चाहिए? बलवान होने चाहिए। भौम मंगल बलवान होना चाहिए, अर्क सूर्य बलवान होना चाहिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए, और दशेश बलवान होना चाहिए, और इसी प्रकार से जन्म राशि का पति भी बलवान होना चाहिए। ये सब ग्रह भी अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण, नवमान, शुभ षड वर्ग में, वर्गोत्तम में, अथवा अपने मित्र के घर में ऐसे होकर के ये बैठे हुए हों। तो ऐसी अवस्था में उत्तरायणे राजाभिषेकः शुभः, उत्तरायण के समय में राज्याभिषेक क्या होता है? शुभ होता है। अब यहाँ तक शुभ की अवस्था बताई गई। अब यहाँ से बता रहे कि नो चैत्र रिक्तार निशा मलिम्लुचे, कैसे समय में आपको राज्याभिषेक नहीं करवाना है? तो कहा कि चैत्र मास में राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। रिक्ता चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी इन तिथियों में नहीं होना चाहिए। आर मंगलवार के दिन, निशा रात्रि का समय, और मलिम्लुच अर्थात मलमास, मलमास के समय में भी ये जो राज्याभिषेक है उसको नहीं करना चाहिए। तो अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो राज्याभिषेक की प्रथा तो लगभग समाप्ति हो गई है, क्योंकि राजा अब बहुत ही कम जगह पर बचे हुए हैं। तो ऐसे अवस्था में ये जो राज्याभिषेक मुहूर्त है, ये जैसे मंत्री वगैरह शपथ लेते हैं, तो उसको भी आप इस मुहूर्त में करवा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो राज्याभिषेक का नक्षत्र है और लग्न की शुद्धि के बारे में चर्चा की गई है। शाक्रस्रवः क्षिप्र मृदु ध्रुवोडुभिः शीर्षोदये शुभे तनौ पापे स्त्रीषष्ठाय गतैः शुभग्रहैः केंद्र त्रिकोणाय धनत्रि संस्थितैः। अब यहाँ पर बताया गया कि शाक्र, शाक्र अर्थात ज्येष्ठा, क्योंकि ज्येष्ठा जो नक्षत्र है उसके स्वामी जो है वह इंद्र है, और इसलिए यहाँ पर शाक्र अर्थात ज्येष्ठ लिया गया। फिर श्रव, श्रव अर्थात श्रवण, क्षिप्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हो जाएंगे? तो कहा कि हस्ताश्वी पुष्याभिजीतः करके हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। तो हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत, ये जो 4 नक्षत्र होते हैं, यह क्या होते हैं? क्षिप्र संज्ञक होते हैं। तो क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में फिर उसके बाद बताया कि मृदु, मृदु अर्थात मृदु संज्ञक नक्षत्र, मृगांत, चित्रा, मित्ररक्षम, मृदुमैत्रम, मृगुस्तथा। तो मृगशीरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, इन नक्षत्रों में। ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में उत्तरात्रय, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी, इन नक्षत्रों में। ऊडुभिः अर्थात नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों के द्वारा, इन नक्षत्रों में क्या करना चाहिए?
जो राज्याभिषेक है वह करना चाहिए। तो ये नक्षत्रों की बात हुई कि शाक्र जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वह भी ग्रहण करते हैं, श्रवण नक्षत्र ग्रहण करते हैं, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र ग्रहण करते हैं, मृदु संज्ञक नक्षत्र ग्रहण करते हैं और ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों का ग्रहण किया जाता है। इन 13 नक्षत्रों में आपको राज्याभिषेक करना चाहिए। अब यहाँ पर लग्न के बारे में बता रहे हैं कि शीर्षोदये उपचये शुभे तनौ। शीर्षोदये वा उपचये शुभे तनौ। शीर्षोदये जो तनु अर्थात जो लग्न होता है वह किसका होना चाहिए? तो कहा कि शीर्षोदये। शीर्षोदय जो राशियां है उनका लग्न होना चाहिए। वा उपचय, वा उपचय अर्थात जो भी उस समय का जो जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक करना है उस व्यक्ति के जन्म लग्न से जो 3, 6, 10, 11 ये राशियां हैं उनका लग्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। तनु अर्थात लग्न में कौन सी राशियां? तो शीर्षोदय राशियां। अब शीर्षोदय राशियां कौन सी होती है? तो मिथुन राशि हो गया, सिंह राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, तुला राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया और कुंभ राशि हो गया। ये जो है शीर्षोदय राशियां हैं। तो इनमें से किसी राशि का जो है कि लग्न होना चाहिए। वह अथवा उपचय जो भी व्यक्ति राजा बन रहा है उसके जन्म लग्न से जो भी 3, 6, 10, 11 में राशियां रही होंगी उन राशियों का भी लग्न हो सकता है और उसमें शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसा लग्न होना चाहिए। और अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी होनी चाहिए? तो कहा कि पापई अर्थात जो पाप ग्रह है अर्थात मंगल, शनि, सूर्य ये जो पाप ग्रह है ये कहाँ पर होने चाहिए? अर्थात तृतीय भाव, षष्ठ छठवां भाव और आयगत ही आय में गत हो अर्थात आय में प्राप्त हो अर्थात आय अर्थात एकादश भाव। तो पाप ग्रह 3, 6, 11 इन स्थानों में गए हुए हों। और शुभ ग्रही ही जो शुभ ग्रह है चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, ये जो ग्रह है वह कहाँ पर हो? तो कहा कि केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में हो। उसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण अर्थात पंचम नवम इन स्थानों में हो। आय एकादश स्थान हो गया, धन द्वितीय स्थान हो गया और अर्थात तृतीय स्थान इनमें संस्थित ही स्थित हो तो ऐसी अवस्था में राज्याभिषेक करना शुभ होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ। नक्षत्रों में शाक्र ज्येष्ठा, श्रवण, क्षिप्र, क्षिप्र संज्ञक, मृदु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में उड़वी नक्षत्रों के द्वारा नक्षत्रों में और तनव लग्न में शीर्षोदय राशियों का लग्न हो मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ व उपचय अथवा उपचय अर्थात 3, 6, 10, 11 जो भी जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होना है उसके जन्म लग्न से 3, 6, 10, 11 में जो राशियां होंगी तो उन लग्नों में और वहां पर शुभ ग्रह बैठा हुआ हो। उसके बाद कहा कि पापई ही जो पाप ग्रह है वह तृतीय भाव, षष्ठ छठवां भाव, आय एकादश भाव में गए हुए हो और शुभ ग्रह जो है वह केंद्र 1, 4, 7, 10 त्रिकोण पंचम नवम, आय एकादश, धन द्वितीय और तृतीय में संस्थित स्थित हो तो ऐसी अवस्था में राज्याभिषेक शुभ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको 2 बार देख लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बता रहे हैं कि पापैस्तनौ रुग निधने मृति सुते पुत्राति रथ व्ययगैर दरिद्रता स्यात् खले स्यात् खे लसो भ्रष्टपदो दिव्नाम्बुगैः सर्वं शुभम केंद्रगतैः शुभग्रहैः। अब यहाँ पर कुछ स्थिति बता रहे हैं कि पापैस्तनौ, पापै अर्थात पाप ग्रह, तनौ अर्थात लग्न में बैठे हुए हों। अगर पाप ग्रह जिस समय भी आप राज्याभिषेक करना चाहते हैं उस समय में अगर पाप ग्रह कहाँ पर हो? तनव अर्थात लग्न में बैठे हुए हों तो रुंग अर्थात क्या होता है? रोगी होता है। जिस भी व्यक्ति का राज्याभिषेक होगा वह व्यक्ति कैसा होगा? रोगी होगा। तो इसको त्यागना चाहिए अर्थात इससे क्या समझ में आया कि पाप ग्रह लग्न में नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि निधने मृति, अगर पाप ग्रह अष्टम भाव में हो, जिस समय भी आप लग्न निकाल रहे हैं उस समय में अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह, ये पापई ही जो है वह हर किसी के साथ जुड़ता जाएगा। निधने पापई ही अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो मृत्यु ही उस व्यक्ति का क्या होता है? मृत्यु होता है। फिर कहा कि सुते पापई ही अगर पंचम भाव में क्या हो? पाप ग्रह हो तो क्या होगा? पुत्राति, पुत्रार्थी। ठीक है, पुत्र से क्या होता है? कष्ट होता है, पुत्र से
कष्ट होता है, पुत्र से पीड़ा प्राप्त होती है। फिर कहा कि अर्थ व्यय गई ही, अर्थ अर्थात द्वितीय भाव, अर्थ अर्थात द्वितीय भाव और व्यय अर्थात 12वां भाव। तो अर्थ व्यय गई ही, द्वितीय भाव और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह गए हुए हों तो दरिद्रता, राज्याभिषेक तो होगा लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, अर्थात उसके धन में कमी आने लग जाएगी। फिर कहा कि दरिद्रता स्यात्, ठीक है। फिर खे अलसः, खे पापे ही अलसः, खे अर्थात दशम भाव, ख अर्थात दशम होता है, दशम भाव में अगर पाप ग्रह होंगे तो अलसः, व्यक्ति कैसा होगा, आलसी होगा, यानी कि राज्याभिषेक तो हो जाएगा लेकिन वो उसका मन जो है अपने काम के प्रति नहीं लग पाएगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर आलस की जो प्रवृत्ति होती है वह आ जाएगी। फिर कहा कि द्यून अम्बुगई ही भ्रष्ट पद, द्यून अर्थात सप्तम भाव, अम्बु अर्थात चतुर्थ भाव। तो द्यून अम्बुगई ही, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव में अगर पाप ग्रह गए हुए हों तो भ्रष्ट पद, भ्रष्ट पद अर्थात पद भ्रष्ट, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि अपने पद से च्युत हो जाता है, अर्थात राजा जो है वह अपने पद से हट जाता है। फिर कहा कि सर्वम शुभम केंद्रगतैः शुभग्रहैः, अ, केंद्रगतैः शुभग्रहैः सर्वं शुभम, अगर शुभग्रहैः जो शुभ ग्रह है वह केंद्रगतैः 1 4 7 10 इन भावों में गए हुए हों तो सर्वम शुभम, सभी शुभ हो जाता है, अर्थात इन सब का दोष भी कहीं ना कहीं, केंद्र में अगर शुभ ग्रह होंगे तो इन सब का दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि केंद्र में शुभ ग्रह गए हुए हों और ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई है वो ना हो, ऐसी अवस्था में ही आपको राज्याभिषेक अथवा शपथ ग्रहण करवाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अन्य जो स्थितियां हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। गुरुर लग्न कोणे कुजोरौ सितः खेस राजा सदा मोदते राजलक्ष्म्या तृतीयाय गौ सौरि सूर्यौ खबंदुर गुरुश्चेद धरित्री स्थिरास्या नृपस्य। गुरु अर्थात बृहस्पति, ठीक है, गुरु अर्थात बृहस्पति, लग्न कोणे, लग्न में गए हुए हों अथवा कोणे, कोण मतलब पंचम और नवम, गुरु बृहस्पति लग्न कोणे, लग्न में हो अथवा पंचम नवम इन स्थानों में हो। और कुजः अर्थात मंगल जो ग्रह है वह अरऊ, अरि अर्थात छठवें भाव में गए हुए हों। और सीता जो शुक्र ग्रह है वह खे, ख अर्थात दशम भाव में गए हुए हों। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बताया गया। गुरु कहाँ पर होना चाहिए, लग्न में अथवा त्रिकोण में बृहस्पति बैठा हुआ हो। उसी के साथ साथ मंगल जो है कुजः अरऊ, मंगल जो है वह अरि अर्थात छठवें भाव में गया हुआ हो। और सितः जो शुक्र है वह खे दशम भाव में गया हुआ हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, तो स राजा, वह जो व्यक्ति है वह जो राजा है वह सदा राजलक्ष्म्या मोदते, सदा सर्वदा राजलक्ष्म्या मोदते, सदा अर्थात हमेशा राजलक्ष्म्या मोदते, राजलक्ष्म्या राजलक्ष्मी के द्वारा मोदते, मुदित होता है अर्थात प्रसन्न, प्रसन्न रहता है, यानी कि हमेशा उसके पास धन रहता है, हमेशा उसका जो कोष है वह भरा हुआ रहता है। फिर कहा आगे, तृतीयाय गौ सौरि सूर्यौ खवंदर गुरुश्चेत धरित्री स्त्रियासा नृपस्य। तृतीय अर्थात तृतीय भाव, आय अर्थात एकादश भाव, इनमें गए हुए हों, कौन गए हुए हैं तो कहा कि सौरी, सौरी अर्थात शनि और सूर्य, ये जो दो ग्रह है वह क्या हो, तृतीय और एकादश में गए हुए हों। तो यहाँ पर क्रमशः हम लोग ले जाएंगे, तृतीय सौरी, आय सूर्य, अर्थात तीसरे भाव में शनि गए हुए हों और 11वें भाव में सूर्य गए हुए हों। इसी प्रकार से इसके साथ साथ क्या हो, ख बंदोह गुरुहु, ख अर्थात दशम और बंधु अर्थात चतुर्थ, इनमें क्या हो, गुरु अर्थात बृहस्पति हो, या तो बृहस्पति चतुर्थ में बैठा हुआ हो, चतुर्थ में बैठा हुआ हो, या तो बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का राज्याभिषेक अथवा किसी का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो गुरुश्चेद धरित्री स्थिरा स्यात् नृपस्य, नृपस्य धरित्री स्थिरा स्यात्, नृपस्य अर्थात राजा का, धरित्री, धरित्री अर्थात जो भूमि होती है वह स्थिरा स्यात् स्थिर रहती है, अर्थात उसका जो शासन होता है वह लंबे समय तक चलता है और सुखपूर्वक चलता है। तो इस प्रकार से जो ग्रहों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके ही आपको राज्याभिषेक करवाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों का राजाभिषेक प्रकरण समाप्त होता है। अब हम लोग इसके आगे पुनः हम लोग मिलेंगे यात्रा प्रकरण में।
ये जो आपके द्विरागमन, वधु प्रवेश, अग्नि-आधान, राज्याभिषेक थे, ये एक तरफ से एक-एक वीडियो वाले प्रकरण थे। 2-2, 3-3, 4-4 इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक थे। अब जो आगे यात्रा प्रकरण है, वो थोड़ा-सा बड़ा प्रकरण है। तो उसके साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव।